Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Kanika and you are watching Next Wave. So guys, कुछ दिन पहले हमने एमफिल का एक सैम्पल पेपर डिस्कस किया था जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का था और आज एक और सैम्पल पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आंसर साथ में दिए हुए हैं और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हैं जो मुझे लगता था कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैंने उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सो डोंट स्किप वीडियो। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर एक्सप्लेनेशन उसका छूट जाता है ना। तो इसलिए प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कि पूरी वीडियो देखिए। एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि आपके नॉलेज भी एनहेंस करेंगे। साथ ही आपके जो पेपर्स में अदर क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आधुनिक काल में से कौन सा वाद्य सारिका युक्त है। सारिका मतलब पर्दे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे देखो ये डांड होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे करके पर्दे होते हैं, इसे कहते हैं, ये सारिका बोलते हैं इन्हें। तो इन्हें ऊपर नीचे करके स्वर को ऊपर नीचे किया जाता है। जैसे शुद्ध रे है और उसे हमें कोमल रे बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो सारिका है इसे हम थोड़ा ऊपर नीचे मतलब खिसका सकते हैं, तो उसे नीचे खिसकाएंगे तो कोमल हो जाएगा और ऊपर करेंगे तो तीव्र होता है। सो दिस कॉल्ड सारिका। तो कौन सा वाद्य है यहाँ पे, दिस इज इसराज। इसराज, लेट मी शो यू इमेज ऑफ इसराज। ये देखो आप यहाँ पे ये जो वाद्य देख रहे हो ना, ये क्या कहलाता है, दिलरुबा। इट इज़ कॉल्ड दिलरुबा। बहुत सारे सॉन्ग्स में भी इस नाम का प्रयोग किया जाता है, दिलरुबा, है ना। और ये तो दिलरुबा है। इसके अलावा एक ये जो वाद्य है, थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें कम है बट आप एक ओवरऑल एक इमेज दे सकते हैं, ओवरव्यू इसका ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो मैं इसकी विशेषताएं थोड़ी सी बता देती हूँ। ये जो चीज़ है ना, इससे बजाते हैं और ये यहाँ पे ये बाल हैं। कहा जाता है कि ये घोड़े के बाल होते हैं। अब तो वैसे सिंथेटिक बनने लगे हैं बट जो पहले के जो वाद्य होते थे उनमें इसी प्रकार बालों का प्रयोग किया जाता था। ये जो है ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये जो लोहे के ये लगे हुए हैं, मतलब इट डजंट मीन ये लोहे के ही बने होंगे बट धातु के बने हुए हैं। तो ये जो चीज़ है यही पर्दे होते हैं। इन्हें ऊपर नीचे खिसका के स्वरों को ऊपर नीचे किया जाता है। और ये जो इनके यहाँ पे स्वरों को टाइट करने के लिए, मतलब तारों को टाइट करने के लिए, आई मीन टू से स्वरों को नहीं, तारों को इनके जो है वो टाइट करने के लिए यहाँ पे कुंजियाँ दी गई हैं। तो ये जो है इसराज है। और जो मैंने प्रीवियस इमेज आपको दिखाई थी ये थी दिलरुबा। तो कहा जाता है कि ये जो दिलरुबा है इसी का जो मॉडर्न रूप है, आधुनिक रूप है, वो क्या है, इसराज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इसराज और दिलरुबा। और इसराज किस प्रकार का वाद्य है, ये तंत्री वाद्य है। तंत्र यानी तारों वाला वाद्य है और इसका प्राचीन रूप क्या होगा, दिलरुबा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश वो राग होते हैं जो कि दोनों समय जैसे कि मिलते हैं ना, उस समय के जो गाने के होते हैं। जैसे शाम का समय है ना, अब शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और रात्रि का समय आ रहा है, तो वो एक मिक्स सा टाइम हो जाता है, तो वो संधि प्रकाश राग कहते हैं। ओके, सो इसका यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका राग पूर्वी। राग पूर्वी एक संधि प्रकाश राग है। इसकी थोड़ी सी हम विशेषताएं देख लेते हैं। एक तो देखो ये पूर्वी थाट से है। पूर्वी राग किससे है, पूर्वी थाट से। दूसरी बात यह है, इसकी जाति क्या है, जाति क्या होगी इसकी, संपूर्ण। संपूर्ण मतलब इसके आरोह और अवरोह दोनों में ही 7-7 स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। वादी संवादी की अगर हम बात करते हैं, वादी संवादी की अगर हम बात करते हैं तो वादी है इसका ऋषभ और संवादी है इसका पंचम। ठीक है, और इसके अलावा जो स्वर इसमें प्रयोग होते हैं, पूर्वी थाट में जो स्वर प्रयोग होते हैं वो होते हैं रे और ध कोमल, रेवत मतलब ऋषभ धैवत कोमल, एंड मध्यम का मध्यम के दोनों स्वरूप प्रयुक्त, मतलब शुद्ध भी और तीव्र मध्यम भी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा परिचय था पूर्वी थाट का और बाकी ये संधि प्रकाश राग है। फिर आपका प्रश्न है कि कौन सा राग मधुवंती है। तो यहाँ पे कुछ स्वर संगतियाँ दे रखी हैं।
तो देखो गाइस, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आप तभी सही आंसर लगा सकते हो, या तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो क्या है कि आपको वो राग आता है जो पूछा है, जैसे मधुवंती राग की अगर मुझे बंदिश आती है तो मैं बहुत बहुत आसानी से स्वर संगति को पहचान लूँगी, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर मुझे ये राग नहीं आता तो मुझे बाकी के 3 राग आने चाहिए जो ऑप्शंस में है। 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 तो आने ही चाहिए, जिससे मैं एटलीस्ट तुक्का भी लगा सकूँ, ओके, गैस भी कर सकूँ। सो अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आता है राग और बाकी के भी नहीं आते, तो फिर ऑप्शन सही होने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन ये आपका सही उत्तर है प म ग रे सा, मतलब गंधार, इसमें कोमल का प्रयोग किया गया है। और ऑप्शन आपका सही हो जाता है प म ग रे सा, मतलब स्वर संगति एक सी, मत स्वर थोड़े से अलग दिए हैं। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एक मूर्छना का नाम नहीं है? निष्कूजिता, अभिरुत्काता, मत्सरीकृता एंड अश्वक्रांता। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर है वो है निष्कूजिता। निष्कूजिता क्यों है? क्योंकि निष्कूजिता जैसा कोई मूर्छना में शब्द दिया ही नहीं है। और ये जो बाकी की 3 मूर्छना हैं, ये कौन से ग्राम से हैं? षडज ग्राम से। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि हर ग्राम में जो षडज, मध्यम और गंधार ग्राम है, तो प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाओं का वर्णन किया गया है और टोटल कितनी मूर्छनाएं हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा काकू का प्रकार नहीं है? कौन सा काकू का प्रकार नहीं है? तो यहाँ आपका सही उत्तर है वर्ण। सही उत्तर कौन सा है आपका? ऑप्शन 2 वर्ण। और मैंने काकू के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, संगीत में काकू, प्लेलिस्ट में भी है, वो थ्योरी की प्लेलिस्ट जो चैनल पे अवेलेबल है, और आप उसे जाके एक बार देखिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल में वर्णन किया है कि काकू क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं और किस प्रकार से मतलब इससे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत वहाँ डिटेल में एनालिसिस इसका किया है, आप जाके देख सकते हैं। कौन सा वर्ग शोध की श्रेणी में समन्वित नहीं होता? विच ऑफ दिस फॉलोइंग डजंट कम अंडर द 3 कैटेगरीज ऑफ रिसर्च? तो ये है कंबाइंड रिसर्च। तो रिसर्च आपने फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ा ही होगा टॉपिक। देखो, ऐतिहासिक शोध होता है, हिस्टोरिकल होता है, जो हम इतिहास के जो तथ्य दिए हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। प्रयोगात्मक होता ही है, वर्णनात्मक भी होता है। एक समन्वयात्मक शोध जैसा कोई चीज़ नहीं होती, कंबाइंड रिसर्च नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबंध की किस जाति में 4 अंग थे? प्रबंध की किस जाति में 4 अंग थे? सो सही उत्तर है आपका दीपिनी। और प्रबंध के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। संगीत में प्रबंध करके भी एक वीडियो है, बहुत लोग उसे देख चुके हैं ऑलरेडी, और आप उसमें डिटेल में प्रबंध के बारे में मैंने बताया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अब आता है कि कौन सा राग ऋतुकालीन है? ऋतुकालीन मतलब एक पर्टिकुलर ऋतु से संबंधित है और उसी ऋतु में अक्सर वो गाया जाता है। सो दैट इज ऑप्शन 2 मेघ। मेघ राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और कहा यह भी जाता है कि जो प्राचीन काल के विद्वान या संगीतकार होते थे, तो वो इस राग के द्वारा बारिश भी करा देते थे, मतलब इतना उनके स्वरों में ताकत होती थी। सो दिस इज कॉल्ड मेघ। नेक्स्ट है कि किसको शोध ग्रंथ में समन्वित करना अनिवार्य है? समन्वित करना अनिवार्य है, दिस इज बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। अब मैं आपको देखो थोड़ा सा बताती हूँ कि संदर्भ ग्रंथ सूची होता क्या है। संदर्भ ग्रंथ सूची होता है जब भी कोई आप शोध करते हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको रिसर्च करनी है तो बस आप जाओगे, इंटरव्यू लोगे, थोड़ा बहुत खुद से लिखोगे और एक शोध तैयार हो गया। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें क्या करना है, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं किसी भी रिसर्च के लिए। और एक अच्छा रिसर्च वही होता है जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ें और उनका निष्कर्ष निकालें कि आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, क्या क्या उस सब्जेक्ट पे रिसर्च हुई है, उन्होंने क्या निष्कर्ष दिए हैं और आप अपने रिसर्च में क्या नया कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सब पुराना कर रहे हैं तो फिर रिसर्च का फ़ायदा ही क्या है? इट मीन्स तो आप एक बस एक डिग्री लेने का प्रयास है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संदर्भ ग्रंथ का मतलब होता है
इसके संदर्भ मतलब हमने रिसर्च में जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, संदर्भ जिन जिन का लिया है, और हमने उन ग्रंथों में उन ग्रंथों से हम कोई ना कोई उदाहरण तो लेंगे। उदाहरण मतलब जैसे उस ग्रंथ में अगर कोई बात कही गई है तो वो हमें लग रहा है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको अपने रिसर्च में शामिल करते हैं। तो ये क्या होता है, संदर्भ ग्रंथ से हमने जो चीज़ ली है उन ग्रंथों की एक सूची हम बना देते हैं, यानी हमने इस ग्रंथ से अपने रिसर्च में चीज़ें अपने में समावेश किया है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड संदर्भ ग्रंथ सूची। और संदर्भ ग्रंथ सूची जो है ना, यूजीसी ने ये बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको संदर्भ ग्रंथ सूची देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं देते हैं तो ये अनएथिकल हो जाता है। अनएथिकल हो जाता है क्यों? क्योंकि आप दूसरे की चीज़ें चुरा रहे हैं। अगर आप उसका नाम नहीं दे रहे हैं कि हमने ये कहाँ से लिया है, तो किसके ग्रंथ से लिया है, तो ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते, और इसके एवज़ में आपका जो रिसर्च है उसे कैंसिल किया जा सकता है। सो इट इज़ इसलिए संदर्भ ग्रंथ सूची इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जब भी रिसर्च करेंगे या कर रहे हैं तो उसमें संदर्भ ग्रंथ सूची का विशेषकर ध्यान रखिए। फिर है कि कौन सा राग कर्नाटक संगीत से हिंदुस्तानी संगीत में लिया गया है? कौन सा राग लिया गया है? इट इज़ राग कीरवानी। बहुत सुंदर राग है कीरवानी। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप इसे सुनिए ज़रूर, और गाया नहीं है तो बंदिश भी इसकी ज़रूर सीखिए। बहुत बहुत सुंदर राग है कीरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ध्रुवगान का प्रकार नहीं है? कौन सा ध्रुवगान का प्रकार नहीं है? सो आंसर है आपका ऑप्शन 4 देशाक्षी। देशाक्षी ध्रुवगान का प्रकार नहीं है, बाकी आक्षेपिका है, प्रसादिकी है, निष्क्रामिकी है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें बताती हूँ। ये जो होता है ना ध्रुवगान, इसमें कुल 5 प्रकार हैं। जैसे जो फर्स्ट है ना वो है प्रसादिकी, सेकंड आपका है निष्क्रामिकी। वेट अ मिनट, देखो ये है आपका फर्स्ट प्रसादिकी, दूसरा है आपका निष्क्रामिकी, थर्ड है आपका आक्षेपिका, है ना, फोर्थ है आपका प्रसादिका। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना सीक्वेंस में पूछ लेते हैं। सीक्वेंस के अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये ध्रुवगान का प्रकार है या नहीं, तो ये बहुत बहुत बार आता है। और एक लास्ट है अंतरा। सो कितने हो गए? 5। कौन से हो गए? अंतरा, है ना। अंतरा, फिर देखो प्रसादिकी, निष्क्रामिकी, आक्षेपिका, प्रसादिका एंड अंतरा। नेक्स्ट है कि भरत काल में कौन सा वाद्य प्रचलित था? तो भरत काल में त्रिपुष्कर प्रचलित था। ऑप्शन है आपका 1 त्रिपुष्कर। कौन सा राग कल्याण थाट का राग है? ऑप्शन 4 इट इज़ नंद। नंद राग जो है ये कल्याण थाट का राग है। कौन सा बिलावल थाट का राग है? देखो रागों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा आते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है कि आप किस प्रकार से रागों को उनका परिचय याद कर सकते हैं, और बिलीव मी वो जो मैंने पैटर्न बताया है आपको, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आप ऐसे याद करके एक बार देखिए, और आप खुद से महसूस करेंगे इस बात को कि हाँ मैं इस रागों को अब याद रखने में सक्षम हूँ। सो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देखिए और रागों को याद करने की कोशिश कीजिए। और मैंने वहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया है कि आप किस प्रकार से अलग अलग उसके नोट्स बना सकते हैं, कैसे थाटों के, किस प्रकार रागों के। ओके, सो आप उसे देख सकते हैं। कौन सा बिलावल थाट का राग है? इट इज़ देशकार। देशकार जो है वो आपका बिलावल थाट का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावणी जो लावणी है लोक शैली कहाँ की है? तो लावणी तो हम सब अक्सर टेलीविज़न पे भी देखते हैं, जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं उसमें लावणी का प्रयोग, लावणी का जो परफॉर्मेंस दिया जाता है, और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। साथ ही महिलाओं द्वारा किया जाता है लावणी, क्योंकि इसमें जो है वो शरीर की जो लचक है उसके ऊपर अक्सर उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। और लावणी, तमाशा, ये सब जो है महाराष्ट्र से हैं। फिर है ऑप्शन आपका 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है कि सुधा कलश रचनाकार थे। सुधा कलश जी जो थे वो संगीतोपनिषद सारोद्धार के रचयिता थे। किसके रचनाकार थे? ही वॉज द ऑथर ऑफ
संगीतोपनिषद सारोधार, ऑप्शन 4। कुथरेपट्टम इज फोक सॉन्ग ऑफ, कहाँ का ये फोक सॉन्ग है कुथरेपट्टम? सो दिस इज रिलेटेड टू केरला। केरला भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, पूर्वी पश्चिम तट पर स्थित ये राज्य है केरल, और यहाँ का ये कुरथीपट्टम ये यहाँ का फोक डांस है, फोक म्यूजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किसमें किया गया है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया किसने किया है? मैंने अभी कुछ दिन पहले पोल में भी ये क्वेश्चन डाला था, और ये किया है शारंगदेव जी ने, दशविध राग वर्गीकरण। तो ठीक है, अब जब शारंगदेव जी का है तो यहाँ का आपका उत्तर क्या होगा? संगीत रत्नाकर। ठीक है, संगीत मकरंद, नारदी शिक्षा दोनों ही नारद की हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका साउथ की बुक है, और वेंकटमुखी जी की है चतुर्दंडी प्रकाशिका। दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया है शारंगदेव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताल दशप्राण के अनुसार जब हाथ से ताली देते हुए मात्राओं की गणना की जाती है तो उसके लिए संज्ञा है। तो वो जो टर्म क्या दी जाती है, दिस इज कॉल्ड ए सशब्द क्रिया। सशब्द क्रिया मतलब हाथ से हम ताली दे रहे हैं, आवाज़ आ रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एंड व्हाट इज निशब्द क्रिया? जबकि आप मात्राएं तो गिन रहे हैं बट कोई आवाज़, कोई साउंड नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, फिर मार्ग का संबंध नहीं है, ताल क्रिया। तो ये जो दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही इसमें नहीं है। सशब्द क्रिया निशब्द क्रिया, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट सशब्द मतलब जिसमें शब्द है, सो आप बहुत आसानी से इससे पहचान सकते हैं। संगीत मकरंद का रचना काल था। देखो ग्रंथ का जो रचना काल है ना, वो एक मैं तरीका बताती हूँ आपको। जितने भी आपको ग्रंथ मिलते हैं ना, सबको एक जगह लिस्ट बना लो। जैसे संगीत रत्नाकर है, फिर नाट्यशास्त्र है, फिर आपका मतंग का बृहद्देशी है ना, बृहद्देशी है आपका, और बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो आप इनकी एक लिस्ट बना लो। उसके बाद क्या करो, जो भी जहाँ भी आपको इनका जैसे समय मिलता है, जैसे किसी का 4वीं शताब्दी है, किसी का 5वीं है, ऐसे एक बार लिख लो, केवल एक बार लिख लो। फिर जब आपके पास एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाए, उसके बाद इसे आप टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लो। क्या करो, उसे टाइम के अकॉर्डिंग सेट करो। जैसे कि पहले 5वीं शताब्दी, अब मुझे पहले कोई बुक मिल गई वो 6वीं शताब्दी की थी, तो अब मैं क्या करूँगी, पहले 4th वाली लिखूँगी, फिर 5th वाली, फिर 6th वाली। सो इस प्रकार मेरा एक टाइम के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा पूरी लिस्ट। ये बहुत अच्छी टेक्निक्स होती हैं अपने नोट्स बनाने की। तो इससे क्या होगा, आप जब उस लिस्ट को पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद से माइंड में रहेगा, अच्छा ये ग्रंथ पहले आया था, तो यानी इसके जो रचनाकार होंगे उनका जन्म भी तो पहले ही हुआ होगा ना। सो इस प्रकार आप इसे पहचान सकते हैं। तो संगीत मकरंद का यहाँ पे रचनाकाल 7वीं से 9वीं शताब्दी बताया गया है। एक बात और कि बहुत सारे ग्रंथ में रचनाकारों का और संगीत से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका समय बहुत ग्रंथों में अलग अलग दिया होता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत पुराने ग्रंथ हैं ना। अब उस समय किसी ने नहीं लिखा कि ये कब के ग्रंथ हैं, तो पहचानने में दिक्कत होती है। फिर भी एक अनुमान लगाया जाता है और ग्रंथों से संदर्भ लिया जाता है, उनमें उदाहरण जो इन ग्रंथों के दिए होते हैं उससे एक अनुमान लगा के उसकी डेट तय की जाती है। सो आप जहाँ कहीं भी अगर अनुमान भी मिलते हैं ना, तो उसे भी संग लिख लिया करो, कि जिससे आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि इसमें तो ये था, इसमें ये था। आपको एक जगह लिखा रहेगा तो एक एग्जैक्ट सी डेट बनाने में आपको आसानी रहेगी। फिर है कि सिद्धेश्वरी देवी किस विधा की गायिका थी? सिद्धेश्वरी देवी जी किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ठुमरी से। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी सी हम नॉलेज लेते हैं। देखो, एक तो ये बनारस से थी, बनारस से संबंधित है, ठुमरी गाती थी। इसके अलावा ये ख्याल भी गाती थी। ख्याल के अलावा ये मतलब जो इस और प्रकार होते हैं, जैसे दादरा है ना, दादरा है, चैती है, और आपका ठुमरी, दादरा है, चैती है ना, ये सब ये गाती थी। इसके अलावा इन्हें 1966 में पद्मश्री भी मिल चुका है। अभी दिल्ली में इनकी पुत्री हैं सविता देवी जी। क्या नाम है उनका? सविता देवी, जो कि इन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। तो सिद्धेश्वरी देवी जी की पुत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारमोनी किस पर आधारित होती है। हारमोनी वेस्टर्न म्यूज़िक में होती है और हमारे यहाँ क्या होती है, मेलोडी। सो हारमोनी जो है वो किस पर होती है, ये कॉर्ड पर होती है। जैसे सा, ग और प का हमने एक कॉर्ड बना लिया, है ना। जैसे हमने रे म ध का एक कॉर्ड बना लिया, ठीक है। ऐसे कॉर्ड बनाए जाते हैं, उसके बाद हारमोनी जो होती है वो इन पर डिपेंड होती है। सो सही उत्तर है आपका कॉर्ड। नेक्स्ट है ता तिरकिट धिन धिन, ये बोल किस ताल के हैं। तो ये हैं आपके तिलवाड़ा ताल के ता तिरकिट धिन धिन। ऑप्शन इज 3। आभोगी किस थाट का राग है। सो आभोगी आपका काफ़ी थाट का राग है। देखो फिर से कम मुझे लगता है ये 4th क्वेश्चन होगा आपका राग से रिलेटेड। सो आप राग वाली वीडियो जो है ना वो अवश्य देखो, ज़रूर से देखो और अपने जो नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनाओ और याद करो। फिर है कि मालकौंस में रेपा स्वरों का प्रयोग करने से वह किस राग में परिवर्तित हो जाएगा। सो मालकौंस में अगर हम रे और प का अगर प्रयोग कर लेते हैं तो वो कौसी कान्हड़ा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन 3 कौसी कान्हड़ा। नेक्स्ट है ऑप्शन 26। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पाणिनि के अष्टाध्यायी महाभाष्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। सो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन आपका है 3 पतंजलि के द्वारा। अच्छा पतंजलि जो है ना, अब ये मत सोचना कि रामदेव जी होंगे, रामदेव जी नहीं है यहाँ पे। रामदेव जी पतंजलि का ये तो बिल्कुल अलग है इनका, ठीक है। पतंजलि जो थे वो बहुत प्राचीन समय के ऋषि हैं और इन्होंने योग सूत्र का प्रतिपादन किया था। योग सूत्र, योगा यही लाए थे पतंजलि और अब रामदेव जी उसे चला रहे हैं। इन्हीं के ऊपर इन्होंने अपने संस्था का नाम रखा है पतंजलि, ठीक है। और देखो दूसरी चीज़, जैसे योग सूत्र है ना, ऐसे ही जैसे कपिल हैं और उलूकनाद हैं, जैमिनी है। हालांकि ये आपके संगीत से संबंधित नहीं है, ये साहित्य से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। कर्नाटक संगीत में हिंदुस्तानी संगीत के राग काफ़ी का नाम है खरहर प्रिया। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में जो समान नाम के राग हैं उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देखिए, उसमें बहुत सारे रागों के बारे में मैंने बताया है कि किसके नाम अलग हैं और किसके नाम सेम हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। महान सितार वादक उस्ताद इनायत खां के पुत्र कौन है। सो ऑप्शन 4 उस्ताद विलायत खां। सितार से संबंधित हैं, क्या बजाते थे, सितार बजाते थे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आता है आपके पास, ये क्वेश्चन आता है कि विलायत खां किससे संबंधित है, तो ये सितार से संबंधित हैं। अच्छा देखो इसमें जो हैं अलाउद्दीन खां साहब हैं, ये मेहर घराने से हैं। बंदे अली खां, रज़ब अली खां, है ना, ये सब बीनकार घराने से हैं। और विलायत खां साहब इनायत खां साहब के बेटे हैं। अब्दुल हलीम जाफ़र खां आई थिंक इस सुर बहार वादक हैं। और एक बार मैं आपको चेक करके बताऊंगी हलीम जाफ़र खां साहब के बारे में, कमेंट बॉक्स में मैं आपको वो ऑप्शन पिन कर दूंगी। अगला प्रश्न है कि इन विच ग्रंथ स्वराज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज रिलेटेड टू स्पेसिफिक रस, है ना, ये किस रस से संबंधित बताया गया है स्वरों को। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर है वो है संगीत दर्पण। संगीत दर्पण ग्रंथ में स्वरों को रागों से रिलेटेड बताया गया है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर स्वर होता है उससे एक पर्टिकुलर राग की रस की उत्पत्ति होती है। सो ऑप्शन है आपका 3 संगीत दर्पण। नेक्स्ट है हाउ मेनी लघु आर देयर इन खंड जाति एस पर ताल दश प्राण। देखो ताल दश प्राण में काल मार्ग क्रिया अंग ग्रह जाति कला लय यति प्रस्तार इस प्रकार जो होते हैं। तो देखो इसमें है ना, आपको पहले सही आंसर देख लो आप। ऑप्शन है आपका 5 खंड जाति। अब देखो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। पहली बात तो 5 जातियाँ हैं, है ना। 5 में है तिस्त्र, चतस्त्र, आप चतुस्त्र बोलो इसे या चतस्त्र बोलो, तिस्त्र चतुस्त्र खंड मिश्र और एक है लास्ट संकीर्ण। इसमें टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तिस्त्र है 3,
चतुस्र है 4, खंड है 5, मिश्र है 6, 7 और संकीर्ण है 9। ये चीज़ याद रखनी है। देखो तिस्र 3 होता है, चतुस्र 4 होता है। अब इसमें जो समझने वाली बात ये है कि ये जो 5 जातियाँ होती हैं, ये जो 5 जातियाँ हैं, इन्हीं के अनुसार जो लघु है आपका उसकी मात्रा बदलती है। जैसे आपसे पूछा अगर ध्रुव जो है ध्रुव ताल, उसमें ध्रुव ताल में तिस्र जाति में कितनी मात्राएं होंगी, तो हमारा जो लघु होगा ना वो 3 मात्रा का हो जाएगा। ऐसे अगर पूछेंगे चतुस्र में तो वो 4 मात्रा का हो जाएगा, खंड में तो 5 मात्रा का, मिश्र में 7 का और संकीर्ण में 9 मात्रा का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखने की चीज़ है, जैसे यहाँ पे पूछा है कि दशप्राण के अंतर्गत खंड जाति में कितने लघु हैं, तो खंड आपकी होती है 5 मात्रा की जाति। तो जब खंड आपकी 5 मात्रा की है तो यहाँ पे लघु भी कितने का होगा, लघु भी आपका होगा 5 मात्रा का। ओके, नेक्स्ट है कि भरत द्वारा कितने संचारी भाव परिभाषित किए गए हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि संचारी भाव का मतलब होता है जो कि बहुत जल्दी से, मतलब बहुत ही शीघ्रता से बदलते रहते हैं, संचारी भाव। तो वो बताए गए हैं टोटल 33। इसका एक दूसरा नाम और होता है, उसे कहते हैं हम व्यभिचारी भाव। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि संचारी भाव को किस और नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड व्यभिचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव। सो कितने संचारी भाव परिभाषित किए गए हैं? इट इज ऑप्शन 4 33। नेक्स्ट है भरत द्वारा कितने रस बताए गए हैं। भरत ने कितने रस बताए हैं, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 8। कई बार होता है लोगों को, एस्पायरेंट्स को 9 और 8 में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमेशा याद रखो भरत ने तो 8 रस बताए हैं। ये जो नवा रस है शांत रस, और ये बताया है अभिनव गुप्त जी ने। हमेशा इसे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नवा रस जो है वो शांत रस है और ये अभिनव गुप्त जी ने बताया है। साथ ही जो भरत ने रस बताए हैं उनकी संख्या है केवल 8। कल्लीनाथ मत के अनुसार राग रागिनी की संख्या कितनी थी, तो इन्होंने जो है 6 राग 36 रागिनियों का इन्होंने उल्लेख किया है। एक चीज़ आप याद रखो कि जैसे शिव मत है ना, हनुमत मत है, या आपका ये कल्लीनाथ मत तो है ही, फिर भरत मत है, कृष्ण मत है, इन सबको याद रखो। हमेशा इन सबको याद रखो, किसमें 6 राग 36 रागिनियाँ हैं, किसमें 5 राग 30 रागिनियाँ हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार पूछा भी जाता है। दूसरी बात ये कि इनके जो 6 राग हैं उनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 6 राग जो 36 रागिनियाँ हैं ना, इसमें राग कौन कौन से हैं? एक तो श्री है, बसंत है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा राग इनके द्वारा नहीं बताया गया है, तो इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका भैरव, श्री, बसंत, भैरव। फिर आपका पंचम के बाद है आपका नट नारायण और एक है आपका मेघ। ये टोटल 6 राग हैं जो कि कल्लीनाथ जी ने अपने मत में बताए हैं, यानी 6 राग और 36 रागिनियाँ। कुचिपुड़ी किस प्रदेश में प्रचलित है? सो ये है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। देखो एक थोड़ा सा जो कुचिपुड़ी की एक इमेज में आपको, ये देखिए, ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसके नृत्यांगना है, मतलब जो डांसर हैं, और इनके ये थोड़ी ब्लर है इमेज, बट जो इनके वस्त्र हैं और गोटेदार उसमें ये किनारी है, ये इस प्रकार का ये इनका स्वरूप रहता है। तो ये नृत्य है आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा जो आपको याद रखने की चीज़ है वो ये है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 में जैसे आपका सत्तरिया है, या आपका ओडिसी है, सत्तरिया है ना, सत्तरिया है आपका, और भरतनाट्यम है, कथकली है, हाँ, ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं।
इसी में एक ये भी है कुचिपुड़ी। और इसका नाम कुचिपुड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक गांव है, गांव कुचिपुड़ी नाम का, वहाँ पर इस नृत्य का प्रचलन शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के गांव कुचिपुड़ी से इसका प्रचलन शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम, जो नृत्य का नाम था, उन्होंने कुचिपुड़ी ही रख दिया। देखो, नृत्य में 3 फॉर्म होती हैं। एक तो होती है नृत्य, एक होती है नृत्य और एक होती है नाट्य। अब आप सोचोगे, कई बुक्स में ना यहाँ पे नृत्य करके लिखा होता है, तो कई बार ना लोग उसे गलत समझ लेते हैं कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, पर ये मिसप्रिंट नहीं होता, ये एक फॉर्म है। एक फिर नृत्य है और फिर एक नाट्य है। तो इन तीनों का समावेश अपने नृत्य में किया जाता है। नृत्य क्या है? बेसिकली जो ये उस डांस की एक शुद्ध फॉर्म होती है, बहुत शुद्ध स्वरूप उसका प्रयोग किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। कोई भाव नहीं दिखाया जाता, केवल शुद्ध स्वरूप लय पर चलता रहता है। नृत्य का जब हम बात करते हैं तब इसमें भावों को प्रकट किया जाता है। अच्छा, जो नृत्य है वो तो एक तीव्र, हम कह सकते हैं, लय में होता है, द्रुत लय में होता है। और जो नृत्य होता है ना, वो विलंबित में आ जाता है, बहुत स्लोली भावों का प्रदर्शन किया जाता है। और थर्ड है आपका नाट्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थान नियम का संबंध किससे है? दिस इज कॉल्ड, ऑप्शन है आपका 4, आलाप गायन से। स्वस्थान नियम जो था, मैं मतलब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बट अगर मैं, देखो, ये एक सीधी सी बात है, अगर यहाँ जैसे 50 क्वेश्चन है, अगर मैं 50 का एक्सप्लेन करूँगी ना, तो यहाँ पे मुझे कम से कम 3 घंटे वीडियो के लगेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। सो 3 से 3.5 घंटे, 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, वो आप बिल्कुल भी नहीं देखोगे, बोरिंग हो जाएगी वो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेन कर दूँ, और जो ऐसे जैसे स्वस्थान का नियम है, या आपका गीति है, या मूर्छना है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, वो अलग से टॉपिक बना के उसको अपलोड में कर सकूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका परमेल प्रवेशक राग है, तो इट इज़ जजवंती। मतलब एक राग से दूसरे राग में प्रवेश का एक माध्यम सा जो होता है, वो परमेल प्रवेशक कहलाता है। ऑप्शन है आपका 2, जजवंती। फिर है गेटू वाद्यम। गोटू वाद्यम या गेटू वाद्यम भी बोलते हैं इसे। और गेटू वाद्यम किस प्रकार का वाद्य है? ये है, देखो, गेटू वाद्यम जो है ये तंत्री वाद्य है। ऑप्शन सी, तंत्री वाद्य। इसका एक इमेज आप देख लो। ये जो है ना, द हिंदू एक पेपर आता है इंग्लिश का, उससे ये ली गई है इमेज। और इनके पास जो आप वाद्य देख रहे हैं, ये गेटू वाद्यम है, तंत्री वाद्य। सितार जैसा लगता है, वीणा की तरह। यहाँ ये इसके तार जा रहे हैं, और ये बड़ा सा इसका ये तंबा है, ये डांड है। यहाँ पे देखो, एक नीचे ये टिकाने का भी यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ पे टिकाने का भी ये बना हुआ है। और ये इसकी वादिका हैं, बहुत वृद्ध हैं। सो दिस इज कॉल्ड गेटू या गोटू वाद्यम। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रतिग्रहणिका एक भाग था। प्रतिग्रहणिका वॉज द पार्ट ऑफ, ये ऑप्शन है आपका रूपक आलप्ति। आलप्ति गान आपने पढ़ा होगा आई थिंक। सो उसमें एक रूपक आलप्ति करके एक सेक्शन आता है, उसी का ये भाग है प्रतिग्रहणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध का अनिवार्य अंग है, कंपल्सरी पार्ट ऑफ थीसिस। ये क्या है? पाद टिप्पणी, फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको संदर्भ ग्रंथ सूची बताया था, इसी प्रकार से ये फुटनोट्स होते हैं। फुटनोट्स में क्या करते हैं, जैसे देखो, ये पेज है ना, पेज में आप पूरा अपना लिखोगे कि मैंने ये काम किया है, इसमें ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अब क्या होगा कि आप जो मैटर जहाँ से भी लोगे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी। देखो, सब चीज़ आपकी मौलिक नहीं हो सकती ना, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें तो आपको बुक्स से लेनी पड़ेंगी कि इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया। तो वो सब चीज़ें यहाँ एक ग्रंथ में ही, मतलब उस पेज में ही नीचे एक लाइन बना देते हैं, इतना सा ये गैप छोड़ दिया। इसमें क्या करते हैं, इस गैप में फुटनोट्स लिखे जाते हैं। फुटनोट्स कैसे लिखते हैं? जैसे 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब जैसे हमने जिस भी बुक से लिया है तो उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरे नंबर पे अगर किसी दूसरी बुक से लिया है तो उसका नाम लिख देंगे, और अगर इसी बुक से लिया है तो हम यहाँ लिख देंगे वही मतलब जो ठीक पहले जो हमने बुक का नाम बताया है, वही इसका मतलब है, वहीं से हमने ये लिया है। तो फुटनोट्स लिखना
बहुत ज़रूरी होता है। और देखो कई आपने बुक्स में देखा होगा कि जैसे जो भी कोई बुक है उसका चैप्टर जब एंड होता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, तब उन्होंने फुटनोट्स दिए होते हैं। कुछ बुक्स के बिल्कुल ही एंड में दिए होते हैं। लेकिन यूजीसी ने ये कहा कि फुटनोट्स जो है ना वो पेपर के जो पर पेपर है, आपने उस पेपर में जितने भी संदर्भ लिए हैं, आप क्या करो कि उसी पेपर पे उसमें नीचे फुटनोट्स दो। इससे क्या होता है कि पढ़ने वाले को थोड़ी आसानी होती है, मतलब जहाँ जैसे आपने ये चीज़ पढ़ी आप तुरंत नीचे देख लोगे, अच्छा ये यहाँ से लिया गया है। नहीं तो क्या होगा, आपको पूरी पूरी जो बुक है वो पलटनी पड़ेगी, आपको जो पूरी बुक है वो पलटनी पड़ेगी और वहाँ जाके आपको थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो इरिटेशन हो जाती है ना। इसलिए उसी पेज में आपको फुटनोट्स देने की कोशिश करनी चाहिए। अ ब्रांच ऑफ सामगान वॉज, सामगान किसकी शाखा थी? तो सामगान की शाखा थी कौथमी, ऑप्शन ए कौथमी। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र में वृंदवादन के लिए संज्ञा है। ये तो बहुत 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 ज़्यादा पढ़ते रहते हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सो ये है आपका कुतब। वृंदवादन मतलब जो ऑर्केस्ट्रा होती थी, ऑर्केस्ट्रा जो वाद्यों का जो समूह जो वादक होते थे उसे कहते थे कुतब। कुतब ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका अंतरागत और स्वरागत। अंतरागत और स्वरागत श्रुति भेद किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया है मतंग के द्वारा। मतंग की एक फेमस जो रचना है वो कौन सी है? बृहद्देशी। मतंग की कौन सी है? बृहद्देशी। चलो मतंग की हाँ रचना बृहद्देशी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 15 मात्रा से युक्त ताल है। तो यहाँ आपकी 2 ताल हैं, तो फिर आई थिंक देखो गज्झंपा ताल है, ये भी 15 मात्रा की, पंचम सवारी भी 15 मात्रा की ताल है। 2 ऑप्शन आपके सही हैं, तो आई थिंक जो भी इन दोनों में से ऑप्शन लगाएगा उसे सही, दोनों का ही उत्तर उसे मार्क्स उसे प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी। तो शस्त्र तूर्य शिल्प तो नहीं थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे यम थी। नौटंकी इज अ डांस ड्रामा ऑफ, कहाँ का ये नृत्य है नौटंकी? नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। नौटंकी कहाँ का है? ये नृत्य है उत्तर प्रदेश का। ये एक इमेज आप नौटंकी की देख सकते हो। नौटंकी मतलब जैसे अपन डेली बोलचाल में बोलते हैं ना, क्या नौटंकी कर रहा है या क्या नौटंकी लगा रखी है, तो नौटंकी मतलब होता है कि आप जो रियल हो ना, आप जो रियल हो उसको त्याग कर आपने किसी और का वेश बना रखा है। ठीक है, आप जो रियल हो उसको हटा के आपने किसी और का वेश बना रखा है, वो होती है नौटंकी। नौटंकी मैं बता सकती हूँ, देखो जैसे प्राचीन काल में ना गांव होते थे, गांव में क्या होता था कि टीवी तो थी नहीं, और अगर थी भी तो उन तक पहुंच नहीं थी लोगों की। सो उनको अब उन्हें भी तो मनोरंजन चाहिए, तो वो अपना मनोरंजन कैसे करें यार, पूरे दिन घर में तो कोई रह नहीं सकता ना। तो मनोरंजन के लिए जैसे नौटंकी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती थी। स्वांग होता था, जैसे स्वांग भी वही एक चीज़ हो गई कि तुम दूसरे का रूप धारण करके और उसको प्रदर्शित कर रहे हो। सो ये नौटंकी जो है, लेकिन अब भी आप अगर नेट पे सर्च करते हो नौटंकी के लिए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि स्वरूप को बिल्कुल विकृत कर देती हैं। जैसे कि प्राचीन जो नौटंकी है ना बहुत फेमस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी में, लेकिन जब आप आज का स्वरूप देखते हो तो कलाकारों ने उसे बहुत विकृत कर दिया है, जो कि सही नहीं है। मतलब वल्गैरिटी उसमें इतनी शो करते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए हालांकि, लेकिन क्या करें, जनता को भी वही पसंद आता है, एक बड़े भाग को वो पसंद आती है चीज़। लेकिन आजकल जो इन चीज़ों का स्वरूप है बहुत विकृत हो चुका है। अगर कहीं शुद्ध स्वरूप आपको मिलता भी है तो लोग उसे उसकी बजाय उस विकृत स्वरूप को देखने में ज़्यादा अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो भी है अब खैर क्या कर सकते हैं। सो यूपी का ये है प्रसिद्ध नौटंकी। आपका अगला प्रश्न है कि लोक धर्मी तथा नाट्य धर्मी परंपराएं किस ग्रंथ में चर्चित हैं? सो लोक धर्मी नाट्य धर्मी जो ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है भरत के नाट्यशास्त्र में। भरत के नाट्यशास्त्र में इनके बारे में बताया गया है। अब देखो जो भरत का है ना नाट्यशास्त्र, भरत का नाट्यशास्त्र हो गया। इसके अलावा अब जैसे औरों के ग्रंथ हैं, संगीत रत्नाकर तो है, शारंगदेव जी का आपको पता ही है, शारंगदेव जी का।
तो जो भरत भाष्य है वो किसका है? नान्यदेव जी का, नान्यदेव। ठीक है, और नाट्यशास्त्र आपको पता है भरत का है। संगीत रत्नाकर किसका है? शारंगदेव जी का। अच्छा, ध्वन्यालोक किसकी है? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको मिलता है तो, ये है ना, मैंने सर्च नहीं किया इसे, बट आपको मिलता है तो बताइए, अदरवाइज़ मैं आपको बता दूंगी कमेंट बॉक्स में। शोध का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, शोध का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? शीर्षक का चयन। देखो, शीर्षक का चयन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि आपके शोध को बहुत बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर दे। जैसे मेरा जो एमफिल का था, एमफिल में मेरा शोध का जो एक लघु शोध प्रबंध होता है, डेजर्टेशन एक करनी होती है सेकंड सेमेस्टर में। सो मेरा था निम्बार्क संप्रदाय में समाज गायन का विश्लेषणात्मक अध्ययन। निम्बार्क संप्रदाय पे मेरा था और इसमें समाज गायन होता है। सो उस पर हम टॉपिक से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि समाज गायन के जो विश्लेषण है वो किया जा रहा है कि वो उसका कैसा स्वरूप है, आज प्राचीन का क्या स्वरूप था, उसमें क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका रिसर्च का टाइटल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत उसमें ये समझ में ही ना आए कि इसमें कितनी सीमाएं हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया कि किशोरों के बारे में हमें कुछ अध्ययन करना है, तो अगर हम केवल इतना दे देते हैं तो लोग सोचेंगे किशोरों के, मतलब एक लिमिटेशन तो रखनी पड़ेगी ना हमें कि हमें केवल इतने क्षेत्र का अध्ययन करना है, या इस, जैसे कि मैं अगर मथुरा से हूँ तो मुझे केवल मथुरा क्षेत्र के किशोरों का अध्ययन करना है, या मुझे आगरा क्षेत्र के किशोरों का अध्ययन करना है। तो एक आपको लिमिटेशन देनी होती है उसमें। तो हमेशा टाइटल ऐसा रखो जो बहुत अच्छी तरह से आपके शोध को डिस्क्राइब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नान्यदेव द्वारा रचित ग्रंथ है। नान्यदेव अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, नान्यदेव किसकी रचना है? नान्यदेव की रचना है भरत भाष्य। भरत भाष्य इनकी रचना है। फिर देखो, भरत का जो संगीत सिद्धांत है, भरत का संगीत सिद्धांत, ये किसकी रचना है? बृहस्पति जी की, आचार्य बृहस्पति जी की। अच्छा, इनकी पत्नी कौन थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आचार्य बृहस्पति जी, इनकी जो पत्नी है ना, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन रही हैं। और इन्होंने आचार्य बृहस्पति जी के जितने भी काम छूट गए थे, मतलब इनकी डेथ हो गई थी जब, तो इनकी बहुत सारी बुक्स थी जो अधूरी रह गई थी, तो उन्हें इनकी पत्नी ने पूरा किया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी पत्नी कौन है। और एक हिंट मैं आपको देती हूँ कि बृहस्पति जी की ये दूसरी पत्नी थी और ये इनकी शिष्या थी। ठीक है, ये इनकी शिष्या थी और शिष्या से इन्होंने विवाह कर लिया था। सो बताइए। नेक्स्ट आपका बुक है संगीत सार। संगीत सार, और इसको ना, इसका ये आधा नाम दिया है, इसको कहते हैं राधा गोविंद, राधा गोविंद संगीत सार, संगीत सार। तो राधा गोविंद संगीत सार ये किसके द्वारा लिखी गई है? राधा गोविंद संगीत सार सवाई राजा मान सिंह के द्वारा लिखी गई है। सवाई राजा प्रताप सिंह, माफ कीजिए, सवाई राजा प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई है। और जो संगीत चूड़ामणि है, जो फोर्थ आपकी बुक है संगीत चूड़ामणि, इसके रचयिता हैं, ये संगीत चूड़ामणि के इसके रचयिता हैं गोविंद, केवल गोविंद। मैंने जहाँ भी सर्च किया तो सब जगह मुझे गोविंद ही मिला केवल लिखा हुआ। सो आप इसको अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। फिर वात्स्यायन के काम सूत्र में बताई गई कलाओं की संख्या है 64 कलाएं उन्होंने बताई हैं, 64 कलाओं का वर्णन उन्होंने किया है। और एक बात और कि हिंदू धर्म में श्री कृष्ण का वर्णन आता है और कहा जाता है कि इन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी थीं। इतने ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट थे श्री कृष्ण, हिंदू धर्म में बहुत उच्च स्थान है इनका, भगवान हम मानते हैं। तो श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया था। हालांकि आज के समय में एक कला को सीखने में ही इंसान अपनी ज़िंदगी लगा देता है। खैर, जो भी है वो तो हम भगवान के रूप में उन्हें पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेराइटी ऑफ मूर्छना विद द यूज़ ऑफ अंतर्गंधार एंड काकली निषाद। तो इसमें से कौन सी मूर्छना है जिसमें से अंतर्गंधार और काकली निषाद का हम प्रयोग उसमें करते हैं? सो ऑप्शन है आपका साधारणीकृता, साधारणीकृता मूर्छना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए साधारणीकृता मूर्छना। इसमें अंतर्गंधार और काकली निषाद का प्रयोग किया जाता है। ओके, सो गाइज ये थे आज के 50 क्वेश्चंस
DU का एमफिल का सैम्पल पेपर है ये। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप मैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आपके या टेस्ट हैं उसे हम कंडक्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे उसे। सो तैयारी करते रहिए, और एडमिट कार्ड के लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप बस ये सोचिए कि एग्ज़ाम तो होना ही है, डेफिनेटली होना है, क्योंकि JEE का एग्ज़ाम हो चुका है, आपका किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगा। सो ठीक है, आप ये अपना तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।